सवाल ये बड़ा है कि राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को ये लगने लगा है कि बीजेपी को तब तक नहीं हराया जा सकता है जब तक सनातन को ना हराया जाए, कि कैसे हिंदुओं को विभाजित किया जाए, हिंदुत्व को डिवाइड किया जाए। हिंदू धर्म में क्यों प्रहार किया जाता है? उन्हें समझाने के लिए तो परमात्मा को धरती पे आना पड़ेगा। उनका बस चले तो संसद को कबड्डी का मैदान बना दे। पिछले 15 सालों में जो कांग्रेस की बर्बादी हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? बंद कमरे में सब कहते हैं कि यार ये राहुल गांधी जी ने सत्यानाश कर दिया। तो 140 सीट जीत के जो लीडर आया उसको कमजोर अध्यक्ष कह के हटा दिया गया। अच्छा, क्या कोई है जो राहुल गांधी से सवाल कर पाता है? कोई भी एक व्यक्ति कांग्रेस पार्टी? अगर लक्ष्मण रेखा पार की गई तो अपहरण हो जाएगा सीता का। कांग्रेस पार्टी को जो लोग चला रहे हैं वो 10-12 किलोमीटर दिल्ली के एरिया से बाहर कहीं नहीं जाते। आपकी मुलाकात होती थी राहुल गांधी से? राष्ट्र की बात आई, जब धर्म की बात आई, जब अयोध्या की बात आई, जब राम मंदिर की बात आई, जब सनातन की बात आई तो मैं चुप नहीं रहा। राम मंदिर के इशू पे मैं कैसे चुप रह सकता था? अगर उनकी सरकार आई तो राम मंदिर में ताला लग जाएगा। राहुल गांधी जी सोचते हैं कि बीजेपी को तो बाद में हराएंगे, पहले राम को हरा लें। इसे अयोध्या की हार जीत नहीं समझा जा सकता और सनातन कभी हार नहीं सकता। और फिर कांग्रेस पार्टी में एक थोड़ी एक का एक गुरु है भाई। अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो सनातन का राज आ जाएगा। अगर कोई कहता है कि मैं सनातन को मिटाना चाहता हूं और कांग्रेस उसका साथ देती है तो माफ करना, ये वो कांग्रेस नहीं है जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी। लेकिन राहुल गांधी को ये वो कांग्रेस नहीं है साहब जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी। ये कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते से हट के मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे जा रही है। कांग्रेस ने मुझे 6 साल के लिए निष्कासित किया है। मेरा कसूर ये था, मेरा गुनाह ये था कि मैं राम मंदिर गया। गौमांस खाने की वकालत करने वाले मंदिर का शिलान्यास कैसे करेंगे? तो अगर कोई कहता है कि हमने आडवाणी के उस रथ यात्रा मंदिर आंदोलन को हरा दिया तो व्यक्ति तो राम के खिलाफ ही माना जाएगा ना। इस देश में लोकतंत्र है, जिंदा है, जवान है, तभी आप चुनाव लड़ पाए, तभी आप जीत पाए, तभी देश के प्रधानमंत्री के सामने रोज हुड़दंग करते हैं आप। मैं कभी कभी सोचता हूं कि कांग्रेस की लुटिया डुबोने में राहुल गांधी जी को 15 साल लगे। इस बेचारे विपक्ष को कितने दिन में खत्म करेंगे? ये गुजरात में सुपड़ा साहब, मध्य प्रदेश में सुपड़ा साहब, छत्तीसगढ़ में सुपड़ा साहब, उड़ीसा में खत्म, आंध्रा में खत्म, तमिलनाडु में खत्म। 24 अकबर रोड जो दिल्ली का है उसकी परिक्रमा लगाने वाले इन चमचे, चाटुकार, कुछ वामपंथी, ये सब झोला छाप लोग घूम रहे हैं। एक सवाल का जवाब आप हाँ या ना में दीजिए। क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं? और मैं राजनीतिक विद्वेष की बात नहीं कर रही हूँ, एक व्यक्तित्व के तौर पे बात कर रही हूँ। 100% कि नरेंद्र मोदी जो कहेंगे उससे भी उन्हें नफरत है, जो करेंगे उससे भी नफरत है। कि राहुल गांधी के मुंह से सुना है, वो कहते हो भारत माता की जय, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। उनके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई, उनको रोकने की साजिश, उनके पॉलिटिकल कैरियर खत्म करने की साजिश। दीदी आगे आएगी तो भैया का, उन्हें कांग्रेस पार्टी का फेस बनाया जाना चाहिए था। रायबरेली या अमेठी किसी एक सीट से उनको क्यों नहीं उतारा गया? वो उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत को छोड़ना नहीं चाहती। मतलब आपने कई गुनाह करे कांग्रेस में रह के, एक नहीं है। तो मैंने ये गुनाह किया है और मैं ये गुनाह हमेशा करता रहूंगा। जिस तरह शरीर के बिना प्राण और प्राण के बिना शरीर नहीं रह सकता, ऐसे ही भारत और सनातन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। प्रियंका गांधी राम मंदिर के जो के पक्ष में थी, व्यक्ति सनातन से प्रेम करेगा, ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हुआ आचार्य जी का? सारी गालियां वो इसलिए खाते हैं कि वो देश के हितों से समझौता नहीं करते। नरेंद्र मोदी का एक फैसला बताओ जो देश के खिलाफ। पंजाब में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, दिल्ली में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। अभी देखना उत्तर प्रदेश में जब 2027 का चुनाव होगा, सवाल हिंदू और मुस्लिम वोट का नहीं है, सवाल
कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग। किसी कबड्डी के खिलाड़ी को देश की जनता देश को नहीं सौंपना चाहती। तब सब मिलके भी 200 कुछ आए, वो तो अकेले 240 से ऊपर ले आए। जिसे 240 सीट मिली वो हार गया। ये नैरेटिव जिन्हें 25 सीट, 40 सीट, 37 सीट, 68 सीट मिली, 90 सीट मिली, ये जीत गए। अगर नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ गिरता तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं गिरा, गुजरात में क्यों नहीं गिरा, उत्तराखंड में क्यों नहीं गिरा, हिमाचल में क्यों नहीं गिरा, आंध्रा में क्यों नहीं गिरा, उड़ीसा में क्यों नहीं गिरा? देखो, बीजेपी ज्वाइन करना कोई गुनाह नहीं है। 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ आपको। बीजेपी ज्वाइन करना कोई गुनाह नहीं है। श्री कल्की धाम का जो निर्माण है वो लगभग 4.5 वर्ष में पूरा होना चाहिए। मैंने तो 1-2 बार जब भी उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने खुद कहा, भाई मैं कुछ नहीं करता हूँ, वहाँ से जो हुक्म होता है मैं वो कर देता हूँ। मैसेंजर की भूमिका में। हेलो व्यूअर्स, द अर्चना शो में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कल्की पीठाधीश्वर हैं, लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। आचार्य जी, अभी जो संसद का सत्र हुआ, इसमें राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू जो होते हैं वो हिंसक होते हैं, असत्य बोलते हैं। राहुल गांधी उसके बाद कह रहे हैं कि राम मंदिर आंदोलन फेल हो गया क्योंकि फैजाबाद जिस सीट का नाम है, अयोध्या भी नाम नहीं है, क्योंकि वो सीट इंडिया अलायंस के प्रत्याशी जीत गए, उम्मीदवार जीत गए। ये किस तरह की सोच है? राहुल गांधी क्या हमेशा से इसी तरह से हिंदू और सनातन विरोधी रहे हैं, या कुछ नया नया असर हुआ है कुछ सालों में अभी इधर? देखिए अर्चना, सनातन विरोधी होना या सनातन का समर्थक होना ये विषय नहीं है। सवाल ये बड़ा है कि राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं। और राहुल गांधी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सनातन से शक्ति मिलती है। राहुल गांधी जी को यह लगने लगा है कि बीजेपी को तब तक नहीं हराया जा सकता है जब तक सनातन को ना हराया जाए। हिंदुत्व की शक्ति को जब तक खंडित ना कर दिया जाए तब तक बीजेपी को कमजोर नहीं किया जा सकता है। इसलिए वो बीजेपी की बजाय अब हिंदुत्व और सनातन पे हमला कर रहे हैं। वो जानते हैं कि हिंदुत्व को स्प्लिट करना, हिंदुत्व को कमजोर करना, सनातन को कमजोर करना वो आसान है। जब हिंदुत्व कमजोर हो जाएगा, जब सनातन कमजोर हो जाएगा, तो बीजेपी अपने आप कमजोर हो जाएगी। इसीलिए बार बार वो हिंदुत्व पर हमला कर रहे हैं। कभी जातिवाद के नाम पे, वो इस थ्योरी में भी विश्वास करते हैं कि हिंदुओं को जातियों में बांट दिया जाए। इसीलिए वो घुमा फिरा करके जाति जनगणना, जाति जनगणना, जातीय जनगणना, है ना, ओबीसी की बात, इसकी बात, उसकी बात, अगड़े की बात, पिछड़े की बात, वो पूरा का पूरा उनका जो फोकस है वो इसी बात पे है कि कैसे हिंदुओं को विभाजित किया जाए, हिंदुत्व को डिवाइड किया जाए। अगर हिंदू इकट्ठा होते हैं तो एक शक्ति बनते हैं, एक फोर्स पैदा होती है, और उन्हें लगता है कि उस फोर्स का फायदा बीजेपी को मिलता है। इसीलिए वो राम मंदिर, अयोध्या, गाय, गंगा, गायत्री, भारत माता, वंदे मातरम, इन सब चीज़ों से परहेज करते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे ही हम ये बातें कहेंगे तो इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। तो अब वो ये मान बैठे हैं कि अगर बीजेपी को हराना चाहते हैं, अगर बीजेपी को हराना है तो पहले हिंदुत्व को हराना होगा। इसलिए अब वो बीजेपी से कम हिंदुत्व से ज़्यादा नफरत करने लगे। सवाल ये भी उठता आचार्य जी कि वो अपनी सफाई में कहते हैं कि मैंने जो कहा वो बीजेपी के लिए कहा, वो हिंदुत्व बीजेपी का है, वो हिंदुत्व आरएसएस का है। क्या यही बात वो कह सकते हैं कि ये इस्लाम देवबंदी का है,
ये इस्लाम बरेलवी का है इसलिए ऐसा है, हिंदू धर्म में क्यों प्रहार किया जाता है। आप 39 साल तक कांग्रेस पार्टी के साथ रहे, आपने अपने बहुत ही शुरू के सालों में, शायद कॉलेज टाइम से ही आप कांग्रेस पार्टी के साथ आ गए थे, तो राहुल गांधी को कभी समझाया नहीं, आपने बताया नहीं, ये चीज़ें समझाई नहीं कि हिंदुत्व सनातन दरअसल है क्या? देखिए, जहाँ तक सवाल है उन्हें समझाने का, तो मुझे लगता है कि उन्हें समझाने के लिए तो परमात्मा को धरती पे आना पड़ेगा। वो जिस ख्याल में ढल गए हैं वो अराजकतावादी ख्याल है। उन्हें व्यवस्था से चिढ़ है। आप उनके तौर तरीके देखो। राइट नाउ ही इज लीडर ऑफ द अपोजिशन। पार्लियामेंट में जो उनका व्यवहार है, जैसे कि स्पोर्ट्समैन नहीं होता है जो कबड्डी खेलने जाता है लड़का, उस तरह का व्यवहार करते हैं वो। डोले चढ़ाएंगे, उनका बस चले तो किसी को ठोक ठाक दे अंदर। वाकई इस तरह का एलओपी का व्यवहार, नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार, कभी नहीं देखा गया किसी नेता प्रतिपक्ष ने इस तरह का व्यवहार किया हो। भारत की जनता संसद में विमर्श चाहती है, एक डिस्कोर्स चाहती है, डिस्कशन चाहती है, चिंतन चाहती है, क्योंकि वह भारत के भविष्य का फैसला होना है। भारत की संसद कबड्डी का मैदान नहीं है, भारत की संसद फुटबॉल का मैदान नहीं है। उनकी वेशभूषा देखो, उनका तौर तरीका देखो, उनकी भाव भंगिमा देखो, उनका बोलने का तरीका देखो। लोकसभा अध्यक्ष को क्या कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को क्या कह रहे हैं, हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को क्या कह रहे हैं, सनातन की सभ्यता को क्या कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल एनार्किस्ट वाले मोड में है, अराजकतावादी। और उन्हें वही बातें अच्छी लगती हैं। उनका बस चले तो संसद को कबड्डी का मैदान बना दे, उनका बस चले तो संसद को फुटबॉल का मैदान बना दे, और जो बेचारे बुजुर्ग से सांसद हैं वो सब। बहुत सारे लोग हैं जो जेल नहीं कर पा रहे हैं, कांग्रेस के ही लोग। लेकिन ये 99 सीट आने के बाद जिस अराजकता का आपने जिक्र किया, क्या ये और ज़्यादा बढ़ेगी? क्या इसको कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी मान रहे हैं कि वो कामयाब हो गए हैं? ऐसा दिखाया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा लगता है कि वो जीत गए हैं। अच्छा, ये बताइए कि पब्लिक ने उनको चुन लिया है। पिछले 15 सालों से कांग्रेस में फैसले कौन कर रहा है? राहुल गांधी और उनकी टीम। पिछले 15 सालों में जो कांग्रेस की बर्बादी हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस 2014 हारी, 2017, 2019, 2022, 2024, ये निरंतर जो हार हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर जितने वरिष्ठ नेता हैं उन सबका दम घुट रहा है। बंद कमरे में सब कहते हैं कि यार ये राहुल गांधी जी ने सत्यानाश कर दिया, राहुल गांधी सुनते नहीं हैं, राहुल गांधी मिलते नहीं हैं। बड़े बड़े नेता, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उनकी विचारों की बेइज्जती हो जाएगी। कई बार चीफ मिनिस्टर रहे, सेंट्रल मिनिस्टर रहे, कई बार के सांसद हैं। एक दो कोई जो आप नाम ले पाए? उचित नहीं रहेगा। वो कहते हैं साहब हम तो साल भर से टाइम मांग रहे हैं, राहुल गांधी मिलते नहीं। कोई कहता हमारा मैसेज का जवाब नहीं देते। कोई कहता साहब हमने सोनिया जी से कहा कि राहुल जी से कहिए हमसे मिल रहे हैं। बहुत वरिष्ठ नेताओं का ये हाल है। और जो नए नए लड़के हैं, नए नए जो एनार्किस्ट टाइप के लोग हैं, अराजकतावादी, माओवादी विचारधारा रखते हैं जो, तो कांग्रेस उनका जमा बाड़ा बन गई है। ये जेएनयू से जो आते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, ये जितने जेएनयू के नेता हैं जो कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं के ऊपर राज कर रहे हैं, ये जेएनयू में तो पहले एनएसयूआई को खड़ा करें, कुछ तो करें। कांग्रेस चला कौन रहा है? राहुल गांधी जी और राहुल गांधी जी की टीम। राहुल गांधी जी की टीम में कौन है? हाँ, उस टीम में कौन है? एक सीनियर लीडर नहीं है। ये शोध का विषय है, ये शोध का विषय है। और ये जो 15 साल में कांग्रेस की बर्बादी हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? सीताराम केसरी सबसे कमजोर अध्यक्ष कहे गए थे। उनके नेतृत्व में जब चुनाव हुआ 1998 में, तो 142-41 सीट आई थी, तो उन्हें कहा गया हटाओ। आचार्य जी, वो एक तस्वीर थी जिसमें आप भी नजर आ रहे थे उनको हटाते हुए। नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ 1996 में,
तब भी इतनी सीटें आई थी। फिर केसरी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो ये ऐसा कहा गया था कि इससे ज़्यादा बुरी हालत नहीं हो सकती है, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो सीट आई 52, 57, इस बार 99, 100 से नीचे। तो 140 सीट जीत के जो लीडर आया उसको कमज़ोर अध्यक्ष कह के हटा दिया गया। वो जबकि खाटी कांग्रेसी थे, उनकी रगों में कांग्रेस था। और आचार्य जी किस तरह से हटाया गया? सीताराम केसरी लेकिन को किस तरह से हटाया कांग्रेस गया? की वर्किंग कमेटी में किसी की हिम्मत है जो राहुल गांधी जी से पूछे कि आप किस हैसियत से, किस तरह से कांग्रेस वर्किंग कमेटी को डायरेक्ट करते हैं? कांग्रेस वर्किंग कमेटी में किसी की हिम्मत है जो राहुल गांधी जी से पूछे? अच्छा, क्या कोई है जो राहुल गांधी से सवाल कर पाता है? कोई भी एक व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में? सवाल करना बहुत चाहते हैं लेकिन लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, क्या करें? अगर लक्ष्मण रेखा पार की गई तो अपहरण हो जाएगा सीता का। मतलब फिर पार्टी से बाहर ही जाना एक रास्ता बचेगा और कुछ नहीं। शहादत का जज्बा हर किसी में नहीं होता। कांग्रेस पार्टी में जिसका आपने भी जिक्र किया कि पूरी लेफ्टिस्ट विचारधारा आ गई है, उन्हीं के आधार पर काम हो रहा है, और राहुल गांधी के आसपास के 2-3 लोग हैं जिनके कहने पर ही राहुल गांधी चलते हैं। तो वो लोग कौन हैं? क्या वो खुद इस लायक हैं कि वो कभी पब्लिक के बीच जाके चुनाव जीत पाएं? क्या वो पब्लिक के बीच कनेक्ट कर पाते हैं? वो जो खुद ज़मीन से जुड़े नहीं हैं, वो राहुल गांधी को आखिर किस तरह से सलाह देते हैं? और ये कौन लोग हैं? कांग्रेस पार्टी को जो लोग चला रहे हैं वो 10-12 किलोमीटर दिल्ली के एरिया से बाहर कहीं नहीं जाते हैं। वो कोई पब्लिक रैली नहीं अटेंड करते, किसी पब्लिक मीटिंग को एड्रेस नहीं करते, जनता से नहीं मिलते। बस राहुल जी उनको और वो राहुल जी को मिलते हैं। राहुल गांधी जी अगर केरल में है तो ये सब टीम साथ रहेगी, राहुल गांधी जी कर्नाटक में तब भी यही टीम साथ रहेगी। जो भारत जोड़ो यात्रा हुई उसमें जो 6-7 महीना का जो टाइम है उसमें ये लोग वहीं थे। ये लोग ही फैसला करते थे कि राहुल गांधी जी के इनर सर्कल में कौन जाएगा, कितनी देर रहेगा, फिर उसे हाथ पकड़ के बाहर कर देते थे। आपकी मुलाकात होती थी राहुल गांधी से? हुई कभी कभी। आपने कभी उनको कुछ चीज़ें समझाई पार्टी के लिए, क्या ठीक रहेगा, क्या चीज़ किया जाना चाहिए? जाहिर सी बात है कि जो मैंने कहा होगा उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा। अच्छा, इतना लंबा समय कांग्रेस में कहा जाता है, कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं और टॉप लेवल पे हैं जिनको साधु संत पसंद नहीं आते। फिर कल्कि पीठाधीश्वर 39 साल तक कांग्रेस में कैसे रहे? देखिए, जब मैं छात्र जीवन में कांग्रेस में आया तब कल्कि पीठाधीश्वर थोड़ी था। तब तो मैं भी और जोश के साथ हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन जब राष्ट्र की बात आई, जब धर्म की बात आई, जब अयोध्या की बात आई, जब राम मंदिर की बात आई, जब सनातन की बात आई तो मैं चुप नहीं रहा। मैं तो 2019 में भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के खिलाफ चुनाव लड़ा। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने कहा भाई लखनऊ चुनाव लड़ना है, लोकसभा चुनाव लड़ना है। और भगवान की कृपा से लखनऊ की जनता ने मुझे बड़ा प्यार दिया, लगभग 2 लाख वोट दिए मुझे 2019 में। लेकिन आप हार गए फिर भी। हाँ, वो तो राजनाथ सिंह जी जीत गए, प्रश्न वो नहीं है। प्रश्न ये है कि अगर मैं खामोश रहता तो सब कुछ ठीक था। मैं खामोश नहीं रह पाया, क्योंकि जब विषय अपना हो तो चुप रहो, कोई बात नहीं। लेकिन जब देश का मसला हो, राष्ट्र की बात हो, सनातन की बात हो, तब कैसे चुप रहा जाए? राम मंदिर के इशू पे मैं कैसे चुप रह सकता था? मैंने कहा भी राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पूरे देश का उत्सव है। सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद ये दिन आया है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है, बन गया है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसका स्वागत करो, इसका अभिनंदन करो, इस उत्सव में सम्मिलित हो। मैंने ये भी कहा कि निमंत्रण आए तो इसे स्वीकार करो। फिर ये भी कहा कि अगर स्वीकार भी नहीं करते हो, जाते भी नहीं हो, तो इसे अस्वीकार मत करो, ठुकराओ मत। लेकिन नहीं साहब, राम मंदिर के न्योते को ठुकराएंगे। अब राहुल गांधी तो ये कहते हैं, आपने कहा था कि उन्होंने किसी बैठक में कहा था कि अगर उनकी सरकार आई तो राम मंदिर में ताला लग जाएगा।
वो तो खुद ही कह रहे हैं, अभी 4-5 दिन पहले ही कहा नहीं उन्होंने कि लाल कृष्ण आडवाणी का जो आंदोलन था, मंदिर आंदोलन, उसको हरा दिया हमने। उनका ख्वाब है ये, उनका सपना है ये। लेकिन ये आंदोलन कैसे, किसी आंदोलन की परिणति क्या है, उससे तय होता सफल या असफल। जब राम मंदिर बन गया, भव्य राम मंदिर बन रहा है, पताका लहरा रही, राम पताका, विग्रह की वहां पे स्थापना हो गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, फिर आंदोलन हरा दिया। ये तर्क, ये दिमाग, ये सोच कहाँ से आती है? राहुल गांधी जी सोचते हैं कि बीजेपी को तो बाद में हराएंगे, पहले राम को हरा लें। राम को हरा के इस देश में कोई रह पाएगा? वो सनातन को हराना चाहते हैं, हिंदुत्व को हराना चाहते क्यों हैं। नफरत है इतनी सनातन से उनको? और सनातन और हिंदुत्व का जो आधार है, जो केंद्र बिंदु है, वो अयोध्या है, राम है। इसलिए वो कभी अयोध्या नहीं गए। इसलिए वो कहते हैं कि हमने मंदिर आंदोलन को हरा दिया। इसीलिए बार बार उनके लोग कहते हैं कि अयोध्या हरा दी। अयोध्या कभी नहीं हार सकती। किसी पार्टी के कैंडिडेट का चुनाव हारना, बिल्कुल, और चुनाव जीतना, इसे अयोध्या की हार जीत नहीं समझा जा सकता। अयोध्या हार गई तो सनातन हार जाएगा, और सनातन कभी हार नहीं सकता। लेकिन उनका ख्वाब है, उनका मंसूबा है, और इस जिद में वो बहुत जिद्दी इंसान है। मैंने जब कहा कि भाई राम मंदिर का समर्थन करो, मैंने ये भी कहा था कि भाई आप सनातन को मिटाने वालों को साथ मत दो। डीएमके ने जो कहा कि हम सनातन को मिटाना चाहते हैं, और फिर कांग्रेस पार्टी में एक का एक गुरु है। अब खड़गे जी आए, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने भी बोला। नहीं, खुद खड़गे जी ने बोला कि भाई अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो सनातन का राज आ जाएगा। व्हाट नॉनसेंस। सोचो सनातन से कितनी घृणा है। और ये बात अभी कुछ लोगों की समझ में नहीं आ रही है। ये ठीक वैसे है जैसे 1000 साल पहले, 1000 साल पहले इस देश ने 1000 साल की गुलामी झेली है। अर्चना जी, 1000 साल, 800 साल मुगलों की गुलामी, अफगानों की, और 200 साल अंग्रेजों की। शुरुआत में जिस समय ये देश गुलाम हुआ तो लोग यकीन थोड़ी करते थे कि देश गुलाम हो जाएगा। कहते थे अरे कहाँ गुलाम, इतना बड़ा देश है। ये 1000-2000 लोग आते हैं, घोड़े पे चढ़ के आते हैं, लूट खसोट करके चले जाते हैं। अफगान से आता है, कोई कंधार से आता है। ऐसी चंगेज खां आया, नादिर शाह आया, बाबर आया, तैमूर लंग आया। कौन मानता था कि इस मुल्क पे कब्जा हो जाएगा, इस भारत गुलाम हो जाएगा? लेकिन गुलाम हुआ। इसी तरह आज जो लोग हैं, जो जातियों में इस सनातन को बांट रहे हैं, इस देश को विभाजित कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक मोड़ है। ये बहुत खतरनाक मोड़ है इस देश के लिए और इस सनातन के लिए। हम लोग अगड़े पिछड़े, है ना, कोई ठाकुर बन गया, कोई त्यागी बन गया, कोई ब्राह्मण बन गया, कोई जाट बन गया, कोई अगड़ा बन गया, कोई पिछड़ा बन गया। लेकिन सत्य तो यही है ना कि हम जातियों में ही बटे हुए हैं। आप देखना, पूरा विश्व, पूरी दुनिया में सिर्फ एक भारत ऐसा है, सिर्फ भारत ऐसा है जहां से सनातन का ओरिजिन है। सनातन की उत्पत्ति है यहां से। और इस भारत की ये दुर्दशा, इस सनातन कहां पर रहेगा? मुझे बताओ ना। अगर भारत में सनातन नहीं रहेगा तो कहां रहेगा? भारत में हिंदुत्व नहीं रहेगा तो कहां रहेगा? और सनातन की खूबी क्या है कि हम दूसरे धर्मों को स्वीकार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। सनातन ही एक ऐसा धर्म है और भारत ऐसी धरती है जिसने सबको सम्मान दिया है, सबको स्वीकार किया है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। यहां की रीत ही प्रीत है, रीत ही प्रीत है। तुमने जीते हो देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। यहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। ये भारत है साहब, ये भारत है जो कहता है कि विश्व बंधुत्व का उद्घोष करता है, जो वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र को आत्मसात करता है। पूरा
दुनिया पूरा संसार एक कुटुंब है, पूरी पृथ्वी वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम। ये प्रार्थना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सबका कल्याण कर परमात्मा। ये इस सनातन है साहब, ये भारत है। इस भारत में भी इस तरह की बातें होंगी। अगर कोई कहता है कि मैं सनातन को मिटाना चाहता हूं और कांग्रेस उसका साथ देती है, तो माफ करना, ये वो कांग्रेस नहीं है जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी। लेकिन राहुल गांधी को ये वो कांग्रेस नहीं है साहब जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी। ये कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते से हट के मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे जा रही है। आई एम सॉरी टू से। लेकिन उनको लग रहा है कि इसी से वो 99 सीट पे पहुंच गए। आचार्य जी, आप प्रियंका गांधी वाड्रा के पॉलिटिकल एडवाइजर भी रहे। अब आप, जब आपने पार्टी छोड़ दी, आप चाहते थे कि वो चुनावी राजनीति में आए, फ्रंट फुट पे आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं जब तक आप कांग्रेस में थे। अब वो वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि मैं वायनाड की सीट छोड़ रहा हूँ, प्रियंका गांधी वहाँ से चुनाव लड़ेंगी, वो वहाँ जाएंगी। तो अब आप इस निर्णय से खुश हैं कि आपके चलिए पार्टी छोड़ने के बाद ही सही, लेकिन प्रियंका गांधी चुनावी राजनीति में तो आई? पहली बात तो ये है कि मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी, कांग्रेस ने मुझे निकाला। कांग्रेस ने मुझे 6 साल के लिए निष्कासित किया है। मेरा कसूर ये था, मेरा गुनाह ये था कि मैं राम मंदिर गया। इससे बड़ा क्या गुनाह ये था कि आपने कल्की धाम के शिलान्यास के लिए नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट कर लिया। उनको इनवाइट करने गया, उसके बाद ही आपको पत्र पकड़ा दिया गया। अच्छा बताओ, देश के प्रधानमंत्री के हाथों से श्री कल्की धाम का शिलान्यास कराना गुनाह है क्या? अरे अब राहुल गांधी तो, कांग्रेस तो सोचेगी आप राहुल गांधी से करवाएं। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं आप, राहुल गांधी इतने बड़े लीडर हैं, और आप बताइए नरेंद्र मोदी जिनको पसंद नहीं करते राहुल गांधी कहीं, उनको आप इनवाइट करने चले गए। मंदिर का शिलान्यास सबसे नहीं कराया जा सकता है। गौमांस खाने की वकालत करने वाले मंदिर का शिलान्यास कैसे करेंगे? तो आप कांग्रेस में रहते हुए भी ये तय था कि आप नरेंद्र मोदी से ही कराएंगे? कांग्रेस में रहने का मतलब ये नहीं है कि मैं सनातन से समझौता करूं। कांग्रेस में रहने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने राष्ट्र से समझौता करूं। राष्ट्र के हित में जब 370 को हटाने का फैसला लिया नरेंद्र मोदी ने, हमने उसका समर्थन किया। मैं आज भी मानता हूं, मेरा 1000 बार निष्कासन हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आचार्य प्रमोद कृष्णम कितने आएंगे कितने जाएंगे, लेकिन ये देश रहना चाहिए। देश के हित में जो फैसला ले उसका समर्थन करना चाहिए, और जो देश के खिलाफ बोले उसका विरोध करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि जो उनके दिल में है वो खुल के बोलते क्यों नहीं? अभी उन्होंने बोला, अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने कहा कि हमने मंदिर के आंदोलन को हरा दिया, अडवाणी के आंदोलन को हरा दिया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि हमने महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को हरा दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट को हरा दिया, तो इसका मतलब है वो देश की आज़ादी के खिलाफ है। तो अगर कोई कहता है कि हमने अडवाणी के उस रथ यात्रा मंदिर आंदोलन को हरा दिया, तो व्यक्ति तो राम के खिलाफ ही माना जाएगा ना। तो ऐसे ही बोले, कहें, उनके मन में ये सपने हैं कि यदि उनकी सरकार आ गई तो वो 370 के फैसले को पलट देंगे। अगर उनकी सरकार आती है तो राम मंदिर के फैसले का रिव्यू करेंगे, राम मंदिर को के फैसले को पलट देंगे। ठीक उसी तरह जैसे शाहबानो का फैसला पलटा गया। और जब मैंने ये बात बोली थी तो लोगों के कान खड़े हुए, लेकिन आधे लोग कह रहे थे नहीं साहब ऐसा कैसे हो सकता है। अरे कैसे नहीं हो सकता है? चलो, जो मैंने कहा उसको राहुल गांधी जी ने प्रमाणित कर दिया बोलकर। तो सवाल इसका है कि आप देश में रहेंगे, देश की सुविधाएं भोगेंगे। भारतीय लोकतंत्र की सुंदरता क्या है? भारत के लोकतंत्र की सुंदरता और खूबसूरती यह है कि आप रोज सुबह उठते हो, देश के प्रधानमंत्री को कोसते हो और फिर कहते हो लोकतंत्र मर गया है। अगर लोकतंत्र मर गया होता तो पार्लियामेंट के भीतर बाजू चढ़ा के प्रधानमंत्री को पर हमला नहीं कर पाते। अगर लोकतंत्र मर गया होता
लोकतंत्र मर गया होता तो रायबरेली से नहीं जीत पाते। अगर लोकतंत्र मर गया होता, अगर लोकतंत्र मर गया होता तो पानी पी पी के प्रधानमंत्री को ना कोस पाते। यही सबसे बड़ा सवाल है कि इस देश के लोकतंत्र में रह के आप जिसको जो मर्जी बोल पाते हो, आज़ादी है, उसके बाद कहते हो कि देश में अगर लोकतंत्र मर गया होता तो जेल में होते, कन्विक्शन स्टे ना हो पाता। जिसमें सदस्यता गई थी वो बहाल ना हो पाती। अगर लोकतंत्र मर गया होता तो इस बार चुनाव भी नहीं लड़ पाते। इस देश में लोकतंत्र है, जिंदा है, जवान है, तभी आप चुनाव लड़ पाए, तभी आप जीत पाए, तभी देश के प्रधानमंत्री के सामने रोज हुड़दंग करते हैं। आप बहस नहीं करते हैं, आप हुड़दंग करते हैं। देश की संसद में आप एनार्की लाना चाहते हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूं उन्हें सद्बुद्धि दे। मुझे तरस आता है विपक्ष पर, जिसने राहुल जी को अपना नेता चुना है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि कांग्रेस की लुटिया डुबोने में राहुल गांधी जी को 15 साल लगे। इस बेचारे विपक्ष को कितने दिन में खत्म करेंगे ये? आपको लग रहा है विपक्ष के लिए भी खतरा हो सकते हैं राहुल गांधी? अब जिस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं, खासतौर पे सदन में, उसको देख के तो लगता है। आचार्य जी, आप नहीं, मुझे सच में अखिलेश जी को देख के तरस आता है। ममता जी की बुद्धि पे तरस। ममता जी तो स्वीकार ही नहीं करती राहुल गांधी को। उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, कितने बड़े बड़े नेता हैं सब ये। इनका होगा क्या? शायद इनकी मजबूरी है, क्योंकि रीजनल पार्टियों को एक धुरी चाहिए, नेशनल पार्टी जिसके चारों तरफ ये गठबंधन बन पाए, और उसके लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है जो एक नेशनल पार्टी है। कहाँ है नेशनल पार्टी? गुजरात में सुपड़ा साफ, मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ, छत्तीसगढ़ में सुपड़ा साफ, उड़ीसा में खत्म, आंध्रा में खत्म, तमिलनाडु में खत्म। कहाँ है? हिमाचल सुपड़ा साफ, उत्तराखंड सुपड़ा साफ, दिल्ली सुपड़ा साफ, कहाँ है? आप बताओ ना। उत्तर प्रदेश में 1% वोट रहा 22 में। लेकिन अब वो तो अपनी अब बड़ी जीत मान रहे हैं, देख रहे हैं। किसकी जीत? 150 साल पुरानी पार्टी को आप यहाँ ले आए, ये जीत है। तीसरी सबसे कम सीटें आई हैं। ये जीत है। पुरखों ने, बुजुर्गों ने, कितने हजारों कांग्रेस के तमाम दीवानों ने बलिदान दे देकर इस पार्टी को खड़ा किया था। आपने इस पार्टी को का हाल क्या कर दिया? 24 अकबर रोड जो दिल्ली का है, उसकी परिक्रमा लगाने वाले इन चमचे, चाटुकार, कुछ वामपंथी, ये सब झोला छाप लोग घूम रहे हैं। इनकी पार्टी बना दिया आपने। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस की पार्टी को आपने क्या बना दिया? बना क्या दिया? इस पार्टी के नेताओं ने देश के लिए बलिदान दिया साहब, कुर्बानियां दी हैं। और आप देश विरोधी नारे लगाने वालों को नेता बनाएंगे? आप भारत तेरे टुकड़े होंगे। भारत के टुकड़े करने वालों को कांग्रेस की कमान सौंपेंगे आप? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आपको। रोता होगा गांधी, चीखती होगी सुभाष चंद्र बोस की आत्मा, मौलाना आजाद तड़पते होंगे साहब। यह हाल देख के, यह हश्र देख के कांग्रेस का, ये कांग्रेस है, ये वो कांग्रेस है जिसने देश की आजादी लड़ी, आजादी की लड़ाई लड़ी। ये वो कांग्रेस है। आप जाइए ना उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस का दफ्तर देखिए, बिहार कांग्रेस का दफ्तर देखिए। हाँ, जाइए ना, जाके देखिएगा। गुजरात कांग्रेस का दफ्तर देखिएगा, दिल्ली में कांग्रेस की हालत देखिएगा, उत्तराखंड में देखिएगा, हिमाचल में देखिएगा, उड़ीसा में देखिएगा, आंध्रा में देखिएगा, देखिएगा। तो ये सब बड़ा दुख होता है, लेकिन कोई बात नहीं। अब तो
छोड़ आए हम वो वो गलियां। गलियां। आचार्य जी, एक सवाल का जवाब आप हाँ या ना में दीजिए। क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं? और मैं राजनीतिक विद्वेष की बात नहीं कर रही हूँ, एक व्यक्तित्व के तौर पे बात कर रही हूँ। 100%, 100%। उन्हें अब नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत है कि नरेंद्र मोदी जो कहेंगे उससे भी उन्हें नफरत है, और जो करेंगे उससे भी नफरत है। इसलिए वो इस तरह की बात और वो करते चाहे देश के भले के लिए हो। नरेंद्र मोदी से नफरत करते, देश से नफरत करने लगे हैं वो, सनातन से भी नफरत करने लगे हैं। भारत से नफरत करने लगे। कभी राहुल गांधी के मुंह से सुना है वो कहते हो भारत माता की जय? क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी बोलते हैं। कभी राहुल गांधी जी ने बोला है वंदे मातरम? किसी रैली में बोला हो? कभी राहुल गांधी जी के मुंह से सुना है राम राम? जय श्री राम की तो बात ही छोड़ दो। सीताराम बोलते हैं, राम राम बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ राम राम। राम राम तो इस देश का हर एक व्यक्ति ग्रीट करता है एक दूसरे को। हम सुबह एक दूसरे को राम राम करते हैं, सो के उठते हैं। कभी सुना हो? कभी नहीं सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा। अच्छा आचार्य जी, प्रियंका गांधी अब वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं, तो अब आप को लग रहा है कि हाँ अब ठीक रास्ते पर हैं, उनको पहले ये चुनाव लड़ना चाहिए, चुनावी राजनीति में आ जाना चाहिए, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। मेरी शुभकामनाएं हैं प्रियंका जी के लिए, लेकिन उनके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई पार्टी में। अब साजिश तो पार्टी के भीतर ही हुई होगी, उनको रोकने की साजिश, उनके पॉलिटिकल कैरियर खत्म करने की साजिश। तो ये साजिश तो राहुल गांधी, अगर उनकी बात करें तो उनके अलावा और किसकी हिम्मत है प्रियंका गांधी के खिलाफ साजिश करने की कांग्रेस पार्टी में? गांधी परिवार की बेटी हैं। मुझे लगता है कि प्रियंका जी को जरूर मालूम होगा कि उनके राजनीतिक भविष्य को खत्म करने के लिए कौन कौन लोग क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या किया है। क्यों? क्या डर है प्रियंका गांधी से ऐसा? अब ये तो राहुल गांधी जी के सलाहकार ज्यादा बता सकते हैं। दीदी आगे आएगी तो भैया का ग्राफ गिर जाएगा। मुझे इस पे और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए। अच्छा, लेकिन प्रियंका गांधी जी की जो प्रतिभा थी, जो उनकी पॉपुलैरिटी थी, जो उनकी पर्सनालिटी थी, उसके अकॉर्डिंगली उनको जिम्मेदारी नहीं दी गई। उन्हें कांग्रेस पार्टी का फेस बनाया जाना चाहिए था, जो नहीं बनाया गया। और मुझे नहीं लगता कि अभी बनाया जाएगा। उपचुनाव लड़ाने का फैसला और पार्टी का फेस बनाने का फैसला दोनों अलग अलग बात है। अगर उन्हें चुनाव ही लड़ाया जाना था तो जनरल इलेक्शन में लड़ाते हैं। हाँ, रायबरेली या अमेठी किसी एक सीट से उनको क्यों नहीं उतारा गया? बहुत से सवाल हैं। अब इस पर तो वो खुद विचार करेंगी। मैं तो आपके इस प्लेटफॉर्म से उन्हें शुभकामनाएं दे सकता हूँ कि वो नई पारी की शुरुआत कर रही हैं, सदन की राजनीति की शुरुआत करेंगी, चुनाव लड़ेंगी, भगवान की कृपा से जीत भी जाएंगी। लेकिन क्या प्रियंका गांधी वायनाड से वाकई चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा होगी, या रायबरेली अमेठी जो ऐसी सीटें रहीं जहां वो हमेशा काम करती रहीं अपनी माँ के लिए, अपने भाई के लिए, वो वहां लड़ना ज़्यादा पसंद करती हैं? जहाँ तक मैं उनको समझाऊं, मुझे लगता है कि वो वायनाड से चुनाव लड़ना नहीं चाहती होंगी। वो रायबरेली से और वो उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत को छोड़ना नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश से उनका खास लगाव है। जब हम 2022 का चुनाव हारे तो सब ने कहा कि उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिएगा। मैं भी कह रहा, मैंने भी कहा है कि आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ना है, मैं उत्तर प्रदेश को छोड़ना नहीं चाहती।
ये उनकी फीलिंग है, लेकिन उनको वायनाड भेजा जा रहा है। 2019 में जब चुनावों के नतीजे आए, उसके बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया था, तब कांग्रेस की तरफ से मांग उठी थी कि अब अध्यक्ष का पद प्रियंका गांधी को देना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी ने अपने इस्तीफे के समय पे कहा कि गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनेगा। हालांकि लंबे समय तक सोनिया गांधी जी कार्यकारी अध्यक्ष रहीं। राम मंदिर जाने की वकालत के बाद मेरा दूसरा गुनाह यह भी था कि मैंने कहा था कि प्रियंका गांधी जी को कांग्रेस की कमान सौंप दी जाए। मतलब आपने कई गुनाह करे कांग्रेस में रह के, एक नहीं है। अगर सच के पक्ष में बोलने को गुनाह कहा जाए तो फिर मैंने ये गुनाह किया है और मैं ये गुनाह हमेशा करता रहूंगा। सच और हक, इनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। सच के पक्ष में भी खड़ा होना चाहिए, हक के पक्ष में भी खड़ा होना चाहिए, और ये गुनाह मैं बार बार करता रहूंगा। मैं ऐसा मानता हूं कि हम किसी भी पार्टी के साथ खड़े हों, हम किसी भी पार्टी के सांसद हों ना हों, विधायक हों, मंत्री हों ना हों, ऑफिस बेरर्स हों नहीं हों, सामान्य कार्यकर्ता हों नहीं हों, बड़े नेता हों, ये सब छोटी बातें हैं। लेकिन देश के साथ राष्ट्र और धर्म पे समझौता नहीं हो सकता। ये देश है तभी हम हैं, बिल्कुल सही बात है। ये भारत है तभी हम हैं, और सनातन और भारत को जुदा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, भारत और सनातन को अलग नहीं किया जा सकता है। सनातन और भारत एक दूसरे के पूरक हैं। सनातन है तो भारत है, भारत है तो सनातन है। जिस तरह शरीर के बिना प्राण और प्राण के बिना शरीर नहीं रह सकता, ऐसे ही भारत और सनातन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो जो व्यक्ति सनातन से प्यार करेगा वो देशभक्त होगा। प्रियंका गांधी राम मंदिर के इन्विटेशन के पक्ष में थी। जो व्यक्ति सनातन से प्रेम करेगा वो मोदी से नफरत नहीं करेगा। आचार्य जी मोदी से इतना प्रेम क्यों करने लगे? एक समय पे तो आप मोदी का विरोध करते थे, खिलाफ बातें बोलते थे। ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हुआ आचार्य जी का कि वो मोदी की तारीफ करते रहते हैं? मैं उनकी तारीफ नहीं करता, वो इंसानी काबिल तारीफ है। आपका अपना अनुभव है मुलाकात में? जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए जीता हो, एक एक पल, सारी गालियां वो इसलिए खाते हैं कि वो देश के हितों से समझौता नहीं करते। मुझे आप एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी का एक फैसला बताओ जो देश के खिलाफ हो। पूरी दुनिया में रात दिन दौड़ दौड़ के इस तिरंगे के ध्वज को लहराने और फहराने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। इस देश को विश्व गुरु बनाने का काम कर रहे हैं मोदी, और देश में 24 घंटे उन्हें गाली दी जा रही है। ये विपक्ष अंधा हो गया है, अपने स्वार्थ में अंधा हो गया है। सिर्फ ये लूटना चाहता है देश की संपदा को। ये दिल्ली के सिंहासन पे इसलिए कब्जा करना चाहता है कि इन्हें लूटने का मौका मिल जाए। और नरेंद्र मोदी के रहते इनका कोई आइडियोलॉजिकल रिलेशन नहीं है। देखिए ना, पंजाब में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, दिल्ली में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। अभी देखना उत्तर प्रदेश में जब 2027 का चुनाव होगा तब तक साथ रहेगा अखिलेश यादव? मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस से समझौता करेगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में। कांग्रेस पार्टी से डर है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को कि एक मुश्त जो मुस्लिम वोट गए हैं वो उन्हीं को नुकसान करेंगे? सवाल हिंदू और मुस्लिम वोट का नहीं है, सवाल कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वो डोलत मन आपने उनके फाड़ा तंग। तो सवाल है कि ये ज्यादा दिन रह नहीं पाएगा। तो अब कल क्या होगा ये तो मुझे नहीं लगता, लेकिन आज जो हो रहा है, देश एक सशक्त नेतृत्व चाहता है।
और नरेंद्र मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है, ऐसा देश की जनता को यकीन है। भारत की जनता अगर राहुल गांधी जी को देश सौंपना चाहती तो उसको लगता फिर तो वो ये विजेंदर बॉक्सर को सौंप दे, किसी कबड्डी के खिलाड़ी को सौंप दे। किसी कबड्डी के खिलाड़ी को देश की जनता देश को नहीं सौंपना चाहती। एक जिम्मेदार नेतृत्व चाहिए, एक गंभीर, संजीदा, एक संकल्पित, समर्पित, डेडिकेटेड, और ये सारी खूबियां नरेंद्र मोदी में हैं। इसीलिए इस देश का गौरव बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन फिर सीटें कम हो गई ना बीजेपी की, इस बार 243 हो गई। उससे क्या होता है? आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी अब वो फैसले ले पाएंगे क्या? अरे उससे क्या होता है? नई नई दोस्ती आप करते हैं, शादी ब्याह होते हैं, साल भर में एक दूसरे को गाली देना शुरू हो जाता है। 10 साल शासन व्यवस्था करने के बाद इतने बड़े देश को तीसरी बार लगभग 250 सीट दी हैं इस देश की जनता ने। लेकिन 400 पार का नारा तो फेल हो गया। उससे क्या हुआ? तीसरी बार, ये 3 बार सारे कुनबे मिले, एक कुनबा वहां से मिला, एक का कुनबा वो मिला, एक कुनबा, ये कुनबे हैं सब, पार्टियां थोड़ी हैं, तो कुनबे हैं। सब कुनबे एक जगह मिल करके एक महा कुनबा बनाया और फिर सब मिले साथ मिलके लड़े, तब सब मिलके भी 200 कुछ आए, वो तो अकेले 240 से ऊपर ले आए। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को जन समर्थन दिया है। तीसरी बार, इसको तो आप काउंट करो ना, तीसरी बार, और ये सारे मिलके 240 नहीं ले पाए। और कांग्रेस तो पिछले तीनों चुनावों का लगाओ, 2014, 2019, 2024, तो अभी 160 सीट पे पहुंचती है, 170 सीट पे। अब ये कह रहे हैं हमने मोदी हरा दिया, कैसी बात करते हैं? वो तो यही दिखा रहे हैं ना कि हमें मैंडेट मिला, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को मैंडेट मिला और बीजेपी को मैंडेट जिसे 240 सीट मिली वो हार गया है। ये नैरेटिव जिन्हें 25 सीट, 40 सीट, 37 सीट, 68 सीट मिली, 90 सीट मिली, ये जीत गए। इससे बड़ी बेशर्मी हो सकती है कोई? और देश की जनता भी बड़ा, मैं तो इस देश की जनता को प्रणाम करता हूँ, धन्य है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ आचार्य जी? बीजेपी को भी शायद उम्मीद नहीं थी कि इतने कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें मिलेंगी, या कम से कम बीजेपी की इतनी बुरी स्थिति होगी, क्योंकि अभी 2022 का चुनाव हुआ है, इतनी अच्छी जीत हुई, फिर एकदम से क्या हो गया? देखिए, 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ गिरता तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं गिरा, गुजरात में क्यों नहीं गिरा, उत्तराखंड में क्यों नहीं गिरा, हिमाचल में क्यों नहीं गिरा, आंध्रा में क्यों नहीं गिरा, उड़ीसा में क्यों नहीं गिरा? ठीक, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को हमारे मुसलमान भाइयों की आरती उतारनी चाहिए, जिन्होंने आंख पे पट्टी बांध करके थाल में परोस करके इनको 5-5 लाख, 4-4 लाख, 6-6 लाख, 7-7 लाख वोट दे दिया। उसी का परिणाम है ये। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मूर्धन नेता थे सब, वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट थे, ऐसा लोग कहते हैं। अच्छा आचार्य जी, बीजेपी कब ज्वाइन कर रहे हैं? देखो, बीजेपी ज्वाइन करना कोई गुनाह नहीं है। 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ आपको। कांग्रेस पार्टी से बीजेपी ज्वाइन करना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन बीजेपी ज्वाइन किए बिना भी देश की सेवा की जा सकती है। फिर मैंने नरेंद्र मोदी जी को ज्वाइन किया है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर के बाद इस विश्व का सबसे अद्भुत धाम बन रहा है श्री कल्की धाम। भगवान जहां आएंगे श्री कल्की के रूप में, अंतिम अवतार के रूप में, जिस धरा पे भगवान आएंगे, जिस धरा पे श्री कल्की का अवतार होगा, उस धरा पर भगवान के आने से पहले उनका भव्य धाम बन रहा है। और हमारे उस संकल्प को पूरा करने में नरेंद्र मोदी जी ने साथ दिया है, अपने हाथों से आधारशिला रखी है। आधारशिला नरेंद्र मोदी ने रखी, आप खुद इनवाइट करने गए थे, और वही मुझे लगता है कि आपके कांग्रेस से निकाले जाने का सबसे बड़ा कारण बना है।
तो अब कल्की धाम कब तक इसका जो शिलान्यास हुआ, अब इस पे कार्य काम चल रहा है, कब तक ये संपूर्ण होगा बन के, उसके बाद क्या है, आप क्या कुछ होगा, थोड़ा सा ये भी बताइए। मुझे लगता है कि श्री कल्की धाम का जो निर्माण है वो लगभग 4.5 वर्ष में पूरा होना चाहिए। और ये श्री कल्की धाम विश्व का ऐसा धाम है जो भगवान के आने से पहले स्थापित हुआ है। और भगवान के 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह इसमें होंगे। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। जितने भी धाम है वहाँ भगवान के एक ही स्वरूप का एक विग्रह और एक गर्भगृह है। भगवान विष्णु के 10 अवतार के 10 अलग अलग गर्भगृह श्री कल्की धाम में होंगे। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे कि निर्धारित समय में हम इस धाम के निर्माण को पूर्ण कर सकें और 2029 से पहले नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों से इसकी प्राण प्रतिष्ठा करें, उद्घाटन करें। नरेंद्र मोदी जी करेंगे उद्घाटन? और कौन करेगा? और कौन करेगा? करना चाहिए उनको। हमारी कामना है ये। नहीं, तब तो आप कांग्रेस में थे, आप इनविटेशन देने गए तो प्रधानमंत्री आए, शिलान्यास उनके हाथों से आपने करवाया। और एक वो तस्वीर उस समय की बड़ी घूमती है जब कान में बात कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री, आपके कुछ कह रहे हैं, वो क्या शब्द थे, क्या कहा गया, प्रधानमंत्री ने क्या कहा आपसे ऐसा? मेरे और मोहन की बातें, मेरे और मोहन की बातें, या वो समझे या मैं जानूं। ये प्रेम की बातें हैं उधो, कोई क्या समझे कोई क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें, या मैं समझूं या वो जाने। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद प्रियंका गांधी से आपकी बात होती है? अब कोई औचित्य नहीं बचा इस सवाल का। ये आप बताना नहीं चाहते? अब ये सब चीजें इररेलीवेंट है। छोड़ आए हम वो गलियां, कह सकते हैं ऐसा। अतीत कभी लौट कर नहीं आता और भविष्य का पता नहीं। वर्तमान चल रहा है, यही भगवान कृष्ण ने कहा है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि हम कहीं भी रहें लेकिन राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। हम अपने विरोधी का भी सम्मान करें। ये भारत के लोकतंत्र का सौंदर्य है, ये भारत की संस्कृति है। महाभारत के युद्ध में एक दूसरे के प्राण लेने पे उतारू थे सब, लेकिन जब शाम के वक्त संध्या ढलने के बाद मिलते थे तो एक दूसरे को प्रणाम करते थे। अर्जुन जब जब भीष्म पितामह के सामने आते थे, अर्जुन जानता था कि ये तेरी सेना का संहार कर रहे हैं, लेकिन भीष्म पितामह के सामने आते ही उनको प्रणाम करता था और भीष्म पितामह उनको विजयी भव का आशीर्वाद देते थे। जबकि वो जानते थे कि विजयी भव का मतलब तेरी मृत्यु है। ये भारत है। भगवान राम ने जब रावण का वध किया, रावण परास्त हो गया, रावण गिर गया, तो लक्ष्मण से कहा कि जाओ रावण से कुछ सीख के आओ, और ये कहा कि रावण बड़ा है, उसे प्रणाम करना। तुमसे बड़ा है, उसे प्रणाम करना। ये भारत है। ये क्या, ये विपक्ष को कोई समझा है? जो उठता है नरेंद्र मोदी को गाली देता है, नरेंद्र मोदी, कोई कहता है चौकीदार चोर, कोई फलाना चोर, पता नहीं कितनी गालियां नरेंद्र मोदी जी को देते हैं ये। अरे कम से कम ये तो सोचो, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, पद का भी सम्मान नहीं होता। चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, चुने हुए प्रधानमंत्री। देश की जनता ने, आप मोदी का विरोध करो, मोदी के फैसलों का विरोध करो, मोदी से नफरत मत करो, मोदी का कभी तो सम्मान करो। अभी नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है रूस के अंदर, पुतिन ने वहां का सर्वोच्च सम्मान उनको दिया है। विपक्ष के किसी नेता ने अप्रिशिएट किया? आचार्य जी, किसी नेता ने बधाई दी? किसी ने नेता ने कहा कि भारत का सम्मान है? आचार्य जी, एक
जो सामान्य शिष्टाचार होता है कि जब कोई जीतता है तो उसको बधाई देते हैं। नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार जीत के आए तो एक फॉर्मेलिटी में भी एक ट्वीट, एक बधाई संदेश राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया, तो सामान्य शिष्टाचार भी इस राजनीति से खत्म हो चुका है। एक बात बताऊं आपको, 2014 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, 2018 में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों जगह बीजेपी की सरकारों को हरा करे। तब मैं कांग्रेस में था, मैं स्टार प्रचारक था, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, सब जगह। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर बना, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर बने, अशोक गहलोत राजस्थान में बने, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में बने। तीनों मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी ने खुद फोन करके बधाई दी। और अगर 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी शपथ नहीं लेते और विपक्ष का कोई नेता शपथ लेता, मैं दावे के साथ कहता हूं कि नरेंद्र मोदी वहां जाते भी, उनको बधाई भी देते भी। कितना संकीर्ण हृदय हो गया विपक्ष का। अभी विदेश में कितना सम्मान प्रधानमंत्री का हो रहा, क्या ये नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत सम्मान है? ये भारत का सम्मान है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये भारत का सम्मान है, ये भारत का सम्मान है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आचार्य जी, मल्लिकार्जुन खड़गे लंबे समय के बाद एक गांधी परिवार के बाहर का व्यक्ति अध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस पार्टी ने खूब वाहवाही बटोरी कि हाँ, हमने एक बाहर के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया। आप लोग आरोप लगाते थे, आरोप बेबुनियाद है, लेकिन क्या वाकई वो अध्यक्ष हैं? क्या वाकई वो फैसले लेते हैं? या राहुल गांधी को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था कि जितनी खराबी हो या जो ठीकरा फोड़ना हो तो वो उनके सर फोड़ो, और जो क्रेडिट हो, अगर 99 सीट आई तो वो क्रेडिट मेरा है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे का नहीं है। ये सवाल आप मुझसे मत पूछो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से अकेले में पूछो। वो खुद ही बता देंगे कि वो अध्यक्ष हैं या कुछ और है। मैंने तो एक दो बार जब भी उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने खुद कहा, भाई मैं कुछ नहीं करता हूँ, वहाँ से जो हुक्म होता है मैं वो कर देता हूँ। मैसेंजर की भूमिका में है। नहीं, उन्होंने तो पार्लियामेंट में कह दिया, संसद में कहा कि मुझे बनाने वाली तो ये बैठी हैं। हाँ, उसके पहले उन्होंने पार्टी का नाम नहीं लिया। अब जब उन्होंने खुद ही कह दिया, संसद के पटल पे कह दिया कि मुझे बनाने वाली तो ये हैं, यानी सोनिया जी, जबकि सच बात ये, सोनिया जी तो हैं उसमें है नहीं, उस भूमिका में। उन्होंने कह दिया, इसका पर्दाफाश तो उन्होंने खुद कर दिया। तो ये सवाल मुझसे क्यों करती है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने खुद जवाब दे दिया कि वो कैसे अध्यक्ष हैं। इसके पहले भी एक बार वो कह चुके हैं। मुझे याद है एक पत्रकार उनसे बात कर रहे थे, बाइट ले रहे थे, तो उन्होंने कहा कि राजस्थान की कुछ घटना थी, तो उन्होंने कहा जो आला कमान का संदेश आएगा वो किया जाएगा। तो लगा आप अध्यक्ष हैं, आला कमान कौन है? मतलब आप सिर्फ कहने के लिए, बाकी आला कमान तो वही है जो है। क्या कांग्रेस पार्टी में आज भी सारे फैसले सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी लेते हैं, या सोनिया जी की भी उसमें मंजूरी होती है, या उनसे पूछा जाता, उनकी राय होती है, या सर्वे सर्वा राहुल गांधी हैं इस वक्त? फैसले राहुल गांधी जी के होते हैं, होठ किसी के होते हैं, शब्द कोई, वाणी कोई, वो बदलते रहते हैं। नोट बनाने वाले बदलते रहते हैं, फैसले राहुल गांधी जी के होते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे बहुत सारी बातें की, कई बातें ऐसी जो लोग जानना चाहते हैं, लेकिन शायद पर्दे के पीछे बातें होती थी, खुल के बातें नहीं होती। आपने हर एक बात का बहुत खुल के और बहुत साफगोई से जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। धन्यवाद, आभार, आपने मुझे बुलाया।